हाय एवरीवन। प्लेस ऑफ सप्लाई। आज हम प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस देखने वाले हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों इम्पॉर्टेंट है। हम सबको ये पता है कि इंडिया ड्यूअल जीएसटी मॉडल फॉलो करता है। मीन्स सेंटर और स्टेट दोनों साइमल्टेनियसली मिलकर जीएसटी चार्ज करते हैं। सेंटर जो जीएसटी चार्ज करेगा उसको सीजीएसटी बोलते हैं, स्टेट जो जीएसटी चार्ज करता है उसको एसजीएसटी बोलते हैं, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स या तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक इसके ऊपर बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई या तो इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई मीन्स विद इन द स्टेट। इंटर स्टेट सप्लाई मीन्स टू डिफरेंट स्टेट्स, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी या फिर एक स्टेट दूसरा यूनियन टेरिटरी। इस बेसिस पे हमें पता चलता है कि कौन सी जीएसटी चार्ज करनी है। अगर आपका सप्लाई इंट्रा स्टेट है तो आप कौन सी जीएसटी चार्ज करोगे, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी स्लैश यूटी जीएसटी। अगर यूनियन टेरिटरी में तो यूटी जीएसटी और स्टेट में तो एसजीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई है तो आपको चार्ज करना है आईजीएसटी। अब ये हमको कैसे पता चलता है कि कौन सी जीएसटी चार्ज करनी है। एक तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, दूसरी प्लेस ऑफ सप्लाई। इसके वजह से हमें पता चलता है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है, सर्विस प्रोवाइडर कहाँ है या जो सप्लायर वो कहाँ पर है, और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी जीएसटी चार्ज करनी है, आईजीएसटी या फिर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी यूटी जीएसटी। अभी प्लेस ऑफ सप्लाई में हमें प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स के रिलेटेड में देखना है और प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज के रिलेटेड में देखना है। गुड्स के रिलेटेड में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है वीडियो। आज हम सर्विसेज के रिलेटेड में प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस देखने वाले हैं। डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स में देखने और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन मीन्स इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस। तो गुड्स का ऑलरेडी अपलोड हो गया है। आइए स्टार्ट करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज से। सेक्शन 12 डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लायर और रिसीवर ऑफ सर्विस इज इन इंडिया। अब हम जो भी बात करेंगे सिर्फ सर्विस से रिलेटेड बात करेंगे क्योंकि गुड्स हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है। इस सेक्शन 12 में जो भी है सब सर्विस से रिलेटेड है और वो सर्विसेज जो डोमेस्टिक सप्लाई हो रही है, जिस सर्विसेज की डोमेस्टिक सप्लाई हो रही है मीन्स सर्विस देने वाला और सर्विस लेने वाला दोनों कहाँ पर है, इंडिया में ही है। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 जनरल रूल। जनरल रूल क्या बोलता है। जनरल रूल बोलता है कि अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, मीन्स एक सप्लायर होगा एक रेसिपिएंट होगा, हमें चेक करना है कि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो सिंपल सी बात है, रजिस्टर है मतलब उसका एड्रेस अवेलेबल होगा। अगर उसका एड्रेस अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। लेकिन अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है मतलब जो रिसीवर है सर्विस का वो अनरजिस्टर्ड है तो बहुत बार कभी कभार ऐसा क्या हो जाता है कि उसका एड्रेस नहीं होता हमारे पास। तो हमें सबसे पहले चेक करना है जो अनरजिस्टर्ड रिसीवर है उसका एड्रेस हमारे पास है कि नहीं है। अगर उसका एड्रेस हमारे पास है तो हम सीधा एड्रेस उसका ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अगर एड्रेस उसका है ही नहीं तब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, तब प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है लोकेशन ऑफ सप्लायर। जो सप्लायर का लोकेशन है हम उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। ये जनरल रूल है जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में दिया गया है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं बिजनेस टू बिजनेस, मीन सप्लाई हो रही है बिजनेस से बिजनेस पे। तो इसमें जनरल प्रिजम्पशन ये होता है कि जो बिजनेस वाला है, जो रेसिपिएंट अगर बिजनेस कर रहा है तो जनरल प्रिजम्पशन ये होता है कि वो रजिस्टर्ड होगा। अगर रजिस्टर्ड होगा तो उसके पास जीएसटी नंबर होगा, मीन्स उसका एड्रेस हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन अगर बिजनेस टू कंज्यूमर हो रहा है B2C तो कंज्यूमर नॉर्मली इसे देखा जाता है कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम चेक करते हैं उसका एड्रेस हमारे पास है कि नहीं है। अगर एड्रेस है तो बहुत अच्छी बात है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ले लो। एड्रेस है ही नहीं तो फिर हम लोकेशन ऑफ सप्लायर ले लेते हैं। ये जनरल रूल है। ये तभी जनरल रूल अप्लीकेबल होगा, मीन्स ये जनरल रूल जनरली अप्लीकेबल करना है। बाकी कुछ प्रोविजन सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 12 सबसेक्शन 14 तक दिए गए हैं। अगर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 12 सबसेक्शन 14 के प्रोविजन अप्लाई नहीं हो रहे तभी हमें ये जनरल रूल अप्लाई करना है। स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट सेक्शन जो है हमारा सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। ये क्या बोलता है, ये सारे अब स्पेसिफिक्स रूल्स हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 12 सबसेक्शन 14 तक। अगर ये रूल्स अप्लीकेबल नहीं हुए तब हमें क्या फॉलो करना है, जनरल रूल फॉलो करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोट, वेसल इंक्लूडिंग अकोमोडेशन। अगर आप कोई सर्विसेज दे, मान लीजिए आप सप्लायर आप सर्विसेज दे रहे जो किससे रिलेटेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, बोट से रिलेटेड है, वेसल से रिलेटेड है इंक्लूडिंग अकोमोडेशन। प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करने का एक सिंपल सा फंडा ये है कि जीएसटी क्या है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। मीन्स जहाँ जहाँ गुड्स या सर्विसेज का कंजम्पशन होगा वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ इमूवेबल प्रॉपर्टी की
तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पर लोकेटेड होगा सर्विसेज वही कंज्यूम की जाएगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो कोई मान लीजिए बिल्डर है, तो फैक्ट्री बिल्डिंग बना रहा है कोलकाता में। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई फैक्ट्री बिल्डिंग, वो कहाँ रजिस्टर्ड होगी? कोलकाता में। तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाना चाहिए? कोलकाता हो जाना चाहिए, क्योंकि वहीं पे सर्विसेज कंज्यूम की जा रही है। तो सर्विसेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोट हो, वेसल हो, इंक्लूडिंग अकोमोडेशन, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है लोकेशन एट विच इमूवेबल प्रॉपर्टी या बोट और वेसल एज द केस में बी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड इन इंडिया। जहाँ पर वो लोकेटेड है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, या फिर उसका इंटेंशन है, मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी वहाँ पे लोकेट होने वाली है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, मिस्टर एक्स ने किसी आर्किटेक्चर का सर्विस लिया, उनको अपना कुछ फैक्ट्री बिल्डिंग या घर बनवाना था, मान लीजिए मुंबई में। अब ये बिल्डिंग बनने वाली है, बनी नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में क्या ले लिया? आर्किटेक्ट की सर्विस ले ली। तब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पर वो बनने वाली है वो हमारा क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 का प्रोविजन क्या होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा क्या होगा? अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट और वेसल की बात करें तो लोकेशन एट विच इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल एज द केस में भी लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड इन इंडिया। अगर इन इंडिया हो रहा है तो, लेकिन अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करूँ, बोट या वेसल की बात करूँ, अगर ये आउटसाइड इंडिया लोकेट होने वाला है, तब हमारे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। वापस से मैं रिपीट करता हूँ, ये जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बोट या वेसल है, अगर इंडिया में लोकेट होने वाला है, लोकेटेड है या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है, तब हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा जहाँ पर वो लोकेटेड है। लेकिन अगर यही चीज़ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोट, वेसल इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर अगर ये लोकेट होने वाली है या लोकेटेड है, तो इस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। एक एग्जांपल लेता हूँ, वैसे ही मिस्टर एक्स ने किसी को हायर किया, किसी इंजीनियर को हायर किया मुंबई में, उनको सर्विस चाहिए थी जापान में किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। जैसे उनका मान लीजिए जापान में कोई बिजनेस है और वहाँ पे उनकी मशीन है, ख़राब हो गई है, तो इंडिया से एक इंजीनियर को बोला है कि आप वहाँ पे जाकर उस मशीन को रिपेयर कर दो। अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पर लोकेटेड है? जापान में। क्या है? आउटसाइड इंडिया। तो इस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका एक्सप्लेनेशन कुछ है कि वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जैसे मान सकते हैं बोट मीन्स हाउस बोट की अगर बात करूँ तो कभी मुंबई में है, कभी गोवा में है, तो ये फिक्स प्लेस नहीं है, बोट चलते रहती है, कभी केरला में चली गई। तो इस केस में क्या हो रहा है आपका? देखो, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मोर देन वन स्टेट हो गया, महाराष्ट्र में भी हुआ, गोवा में भी हुआ और केरला में हो गया। तो ऐसे केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सर्विसेज दोनों क्या होगी? मतलब एक तो प्लेस हमें डिसाइड करना है कि महाराष्ट्र, गोवा और केरला तीनों जगह सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, तो कहाँ पर है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लस वैल्यू भी देखना है। अगर किसी एक्स, मिस्टर एक्स बोट में रहने के लिए गए, बोट की सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, अब वो एक साथ तीनों स्टेट में घूम रहे हैं, तो उनके लिए क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो बोला गया है कि उनके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई तीनों स्टेट में हो जाएगा, जहाँ जहाँ बोट लोकेटेड हो रही है, तो तीनों स्टेट में उनके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? प्रोपोर्शन, जहाँ जहाँ जितना खर्चा हुआ रहेगा, जहाँ जहाँ जितनी वैल्यू होगी, उसके प्रोपोर्शन में हमें ले लेना है। तो वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, एक से ज़्यादा स्टेट या एक से ज़्यादा यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है, द सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी ट्रीटेड एज मेड इन ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी। हम ऐसा मान लेंगे कि वो हर एक स्टेट या हर एक यूनियन टेरिटरी में हुआ है, और उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे हम? इन प्रोपोर्शन टू वैल्यू ऑफ सर्विसेज सेपरेटली कलेक्टेड और डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट रहेगा उसके हिसाब से हमें उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का भी पता चल जाएगा। तो सिंपल चीज़ थी कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोट या वेसल लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, तो हम उसके लिए क्या कर सकते, बोल सकते हैं कि हर एक स्टेट में हम मान लेंगे कि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई है, और वैल्यू भी अकॉर्डिंगली उसके प्रोपोर्शनल वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। कुछ और एग्जांपल दो तो रेलवे लाइन। अभी रेलवे लाइन तो कुछ सर्विसेज ले रहे हैं, क्या पता आप महाराष्ट्र लेते लेते गुजरात पहुंच गए। नेशनल हाईवे की बात करूँ, ब्रिज ऑन रिवर की बात करूँ, कोई ब्रिज आपने बनाया है, एक उसका हिस्सा स्टार्ट हुआ महाराष्ट्र में और एंड हो रहा जाके गुजरात में, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर मोर देन वन स्टेट है तो हमें प्लेस ऑफ सप्लाई या वैल्यू ऑफ सर्विसेज ऐसे डिसाइड करनी है।
नेक्स्ट सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 ये बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई इस केसेस में क्या होगा, कौन कौन से केसेस है। सर्विसेज मिली है, रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग की सर्विस, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, ये सारी सर्विसेज है, कोई बंदा अवेल कर रहा है तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। मान लीजिए कोई बंदा है मुंबई का, मिस्टर एक्स, वो दिल्ली गया था घूमने के लिए, वहाँ पर उसने किसी रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, खाना खाया और रेस्टोरेंट की सर्विस कुछ अवेल कर ली, तो वहाँ पर उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, प्लेस वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। कोई घूमने गया कहीं पे, मतलब मान लीजिए वापस एक सेकंड एग्जांपल, मुंबई से अब उत्तर प्रदेश कहीं घूमने चले गया, वहाँ पे जाके उसने कुछ पर्सनल ग्रूमिंग की सर्विसेज करवा ली, तो अब उसके लिए थोड़ी जिसने उसका पर्सनल ग्रूमिंग किया रहेगा वो थोड़ी ना बोले कि भाई आपका एड्रेस क्या है बताओ, या फिर रेस्टोरेंट सर्विस वाला भी एड्रेस पूछता नहीं है, वो डायरेक्टली क्या करेगा, बिल बना देगा। वो बिल के हिसाब से बना देगा कि जहाँ पे सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म की गई है उसके बेसिस पे वो बिल बना देता है, तो उसके लिए हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाता है, लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। ये हो गया सेक्शन 12 सब सेक्शन 14 की बात। नेक्स्ट सेक्शन 12 सब सेक्शन 5 ये क्या बोलता है, सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब कौन सी सर्विस है, ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल की। इसमें हमें वही B2B और B2C का कॉन्सेप्ट देखना है। B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, वहाँ पर जहाँ पर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा, और बिजनेस टू C में जहाँ पे कंज्यूमर अनरजिस्टर्ड होगा। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को हम दे रहे हैं तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है लोकेशन ऑफ सच पर्सन, जो भी इस बंदे का लोकेशन रहेगा वो हमारा बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को यही सर्विसेज मिल रही है, कौन सी सर्विसेज, ट्रेनिंग या परफॉर्मेंस अप्रेजल की, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा प्लेस वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। एग्जाम्पल अगर दूँ तो मान लीजिए कोई बंदा है जिसने न्यू दिल्ली में कोई इंग्लिश की ट्रेनिंग का कोर्स ज्वाइन किया, मतलब उसको इंग्लिश स्पीकिंग करना था, उसने वो कोर्स को ज्वाइन कर लिया न्यू दिल्ली में। अब कोई बंदा है मान लीजिए वो अनरजिस्टर्ड है, मिस्टर एक्स अनरजिस्टर्ड है, उसने न्यू दिल्ली में क्या किया, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स लगा लिया, तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, अब अनरजिस्टर्ड बंदा है तो प्लेस वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, तो न्यू दिल्ली हो जाएगी क्योंकि उसने न्यू दिल्ली में जाकर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स उसने लगाया था। नेक्स्ट सेक्शन 12 सब सेक्शन 6 सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन टू, तो आप कहीं जा रहे हैं किसी जगह पे, जैसे कल्चरल एक्टिविटी करने के लिए, या फिर आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट और अम्यूजमेंट पार्क जैसे आप एसल वर्ल्ड, अगर मुंबई में हो तो आपको पता होगा एसल वर्ल्ड आप चले गए, और एनी अदर प्लेस एंड सर्विसेज एंसिलरी सर्विसेज देयर टू। मीन्स सेक्शन 12 सब सेक्शन क्या बोलता है, अगर आप इन जगहों पे एडमिशन, मतलब इन जगहों पे जा रहे हैं, जैसे कल्चरल इवेंट कोई हो रहा है, आर्टिस्टिक हो रहा है, स्पोर्टिक, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट इवेंट हो रहा है, अम्यूजमेंट पार्क है, या फिर एनी अदर प्लेस और सर्विसेज एंसिलरी देयर टू, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, वो जगह जहाँ पे ये इवेंट एक्चुअल में हुआ है, और वेयर द पार्क और सच अदर प्लेसेस इज लोकेटेड। कोई बंदा मिस्टर ए महाराष्ट्र मुंबई का, वो सर्कस देखने चले गया हरियाणा में, महाराष्ट्र मुंबई का बंदा सर्कस देखने चले गया हरियाणा में, तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा हरियाणा, क्योंकि वो हरियाणा में गया था। किस बेसिस पे प्लेस ऑफ सप्लाई हमने डिसाइड कर दिया कि प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, इस बेसिस पे हमने बता दिया कि उसका क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सेकंड एग्जांपल दूँ, कोई बंदा है यूपी का, वो वहाँ पर किसी अम्यूजमेंट पार्क में चले गया, मान लीजिए अम्यूजमेंट पार्क लखनऊ में सिचुएटेड है, तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, जहाँ पर वो अम्यूजमेंट पार्क है, जैसे लखनऊ, तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन 12 सब सेक्शन 7 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट की कोई सर्विस दी गई है, तो अब इसे इवेंट कुछ भी हो सकता है, कल्चरल इवेंट हो सकता है, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट इवेंट, कॉन्फ्रेंस, फेयर, एग्जीबिशन, सेलिब्रेशन और अदर सिमिलर इवेंट, या फिर सर्विसेज एंसिलरी टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सच टाइप ऑफ इवेंट और असाइनिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप टू सच इवेंट, स्पॉन्सरशिप देना इस इवेंट को, असाइन करना। तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 7 किस बारे में बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, इसके रिलेटेड जो भी सर्विसेज है उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। हमें सबसे पहले देखना है कि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है कि नहीं, सेम कॉन्सेप्ट, बिजनेस टू बिजनेस या तो बिजनेस टू कंज्यूमर का। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो पक्का है उसका एड्रेस हमारे पास होगा, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अनरजिस्टर्ड है तब हम देखेंगे कि लोकेशन वेयर द इवेंट इज हेल्ड, मीन्स कहाँ पर उसका इवेंट हुआ है।
अगर वो इवेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, तो हो जाएगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। सेम हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में देखा था, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, इंटेंडेड टू बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाता था, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। सेम यहाँ पर भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो तीन चीज़ें, रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड है तो लोकेशन वेयर द इवेंट इज हेल्ड, और अगर वो इवेंट आउटसाइड इंडिया होने वाला है तो क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। इस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। एक्सप्लेनेशन, वेयर द इवेंट इज हेल्ड इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी से ज़्यादा हुआ है, मतलब एक से ज़्यादा स्टेट में, एक से ज़्यादा यूनियन टेरिटरी में हुआ है, और कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज किया गया है, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, इन ईच स्टेट में हो जाएगा। और वैल्यू ऑफ सप्लाई भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बेसिस पे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर लेंगे। और प्लेस कैसे हो जाएगा, इन ईच स्टेट द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज शैल बी टेकन एज बीइंग इन ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन प्रोपोर्शन टू वैल्यू ऑफ सर्विसेज। जो कहाँ से मालूम पड़ेगी हमको, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट से मालूम पड़ने वाली है। नेक्स्ट सेक्शन 12 सबसेक्शन 18, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कुरियर। इसकी सर्विस अगर ले रहे हैं तो जैसे आपको कोई गुड्स कुरियर करवाना है, आप मुंबई से गुड्स कुरियर करवा रहे हैं दिल्ली, तो इस केस में आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, फिर वही देखेंगे, अगर बंदा रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ सच पर्सन। अगर बंदा अनरजिस्टर्ड है तो लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स आपको मुंबई से दिल्ली गुड्स भेजना था, आपने मुंबई में वो गुड्स दिया रहेगा उसको कुरियर करवाने के लिए, तो अगर आप अनरजिस्टर्ड है, मीन्स रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन एट विच such goods are handed over for their transportation, provided that where the transportation of goods is to a place outside India। अगर वो गुड्स को आपको कुरियर या मेल करना है कहाँ पर, आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट नहीं होगा, यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। मीन्स आप मान लीजिए दिल्ली से कोई गुड्स लंदन आपको कुरियर करवाना है, इंडिया के बाहर हो गया लंदन, प्लेस आउटसाइड इंडिया हो गया, तो आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, इस केस में हमको लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट नहीं, इस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। मीन्स वो गुड्स कहाँ पर जा रहा है उसकी डेस्टिनेशन हम देखेंगे। सेक्शन 12 सबसेक्शन 18। नेक्स्ट सेक्शन 12 सबसेक्शन 19, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहे हैं तो देखो कि रजिस्टर्ड पर्सन है तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन हो जाएगा ऑफ सच पर्सन, अनरजिस्टर्ड है तो वेयर द पर्सन एम्बार्क्स ऑन द कन्वेयंस फॉर अ कंटिन्यूस जर्नी। मीन्स जहाँ पर वो बंदा कंटिन्यूस जर्नी के लिए ट्रेन हो या फिर मोटर व्हीकल हो जहाँ पर वो चढ़ रहा है फॉर कंटिन्यूस जर्नी। नोट, द रिटर्न जर्नी शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट जर्नी। मीन्स जो रिटर्न जर्नी उसको हम सेपरेट जर्नी मानेंगे। ऐसा नहीं कि जाना मुंबई से कोई दिल्ली जा रहा हो, दिल्ली से वापस आ रहे हो, उसको हम एक जर्नी नहीं ट्रीट करेंगे। वापस आने की जर्नी है जो रिटर्न जर्नी है उसको हम सेपरेट जर्नी ट्रीट करने वाले हैं। इवन इफ द टिकट्स फॉर ऑनवर्ड एंड रिटर्न जर्नी आर इश्यूड एट द सेम टाइम। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे मुंबई से दिल्ली जाना है तो आने जाने की टिकट एक ही बार में निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम सिंगल जर्नी ट्रीट करेंगे, नहीं, आने की जर्नी जो रिटर्न जर्नी होगी उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, सेपरेट जर्नी ट्रीट करेंगे। तो अगर कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस है तो सबसे पहले चेक करेंगे कि बंदा रजिस्टर्ड है। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेयंस फॉर अ कंटिन्यूस जर्नी। ये हमारा सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 का प्रोविजन था। ये एग्जाम्पल है, तो जैसे कोई बंदा रजिस्टर्ड है, वो मुंबई से दिल्ली जा रहा है बाय फ्लाइट। अभी बंदे ने क्या किया, टिकट खरीदा, रजिस्टर्ड है, मुंबई में टिकट खरीदा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, नॉर्मली प्लेस ऑफ सप्लाई रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ये हो जाएगा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई। इफ द राइट टू पैसेज इज गिवन फॉर फ्यूचर यूज, ये भी सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 का ही प्रोविजन है। क्या बोल रहा है, इफ द राइट टू पैसेज इज गिवन फॉर फ्यूचर यूज के लिए राइट टू पैसेज दिया गया। बेस्ट एग्जांपल दिल्ली मेट्रो कार्ड। किसी बंदे ने दिल्ली का मेट्रो कार्ड लिया, वो दिल्ली का मेट्रो कार्ड वो उसको दिल्ली में यूज़ कर सकता है, नोएडा में यूज़ कर सकता है, फरीदाबाद में यूज़ कर सकता है। अब जब उसने दिल्ली में वो मेट्रो कार्ड लिया तब उसको नहीं पता था,
स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मालूम था, तब इस केसेस में कैसे डिसाइड करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? एक बार मैं प्रोविजन रीड कर देता हूँ। इफ द राइट टू पैसेज इज गिवन फॉर फ्यूचर इज यूज एंड द स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ राइट टू पैसेज, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज विल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू जनरल प्रोविजन। में जैसे मैंने एग्जांपल दिया दिल्ली का मेट्रो कार्ड, दिल्ली का मेट्रो कार्ड परचेस करते वक्त नहीं पता था कि दिल्ली में यूज़ होगा, क्योंकि दिल्ली का मेट्रो कार्ड दिल्ली में यूज़ कर सकते हैं, नोएडा में यूज़ कर सकते हैं और फरीदाबाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेट्रो कार्ड खरीदते वक्त सप्लायर जो था जिसने बेचा उसको नहीं पता था कि ये मेट्रो कार्ड कहाँ पर यूज़ होने वाला है, दिल्ली में यूज़ होगा या नोएडा में यूज़ होगा या फरीदाबाद में यूज़ होगा। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर राइट टू पैसेज दिया जाता है फ्यूचर यूज़ के लिए और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है, तो हमें क्या देखना है? जनरल प्रोविजंस देखना है। जनरल प्रोविजन क्या बोलता था? सबसे पहले देखो बंदा रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड है चेक करो उसका एड्रेस हमारे पास अवेलेबल है, एड्रेस अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ सच अनरजिस्टर्ड पर्सन, एड्रेस नहीं अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। जैसा मैंने बोला सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में जनरल प्रोविजन दिया गया, वो कभी अप्लीकेबल होगा जब सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 12 सब सेक्शन 40 तक के प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होंगे, तब हमको क्या देखना है? जनरल प्रोविजन देखना है। इस केस में राइट टू पैसेज के केस में हमें जनरल प्रोविजन देखना है जो कि सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में है। सेक्शन 12 सब सेक्शन 10 ये क्या बोलता है? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वेंस। सिमिलर टाइप का आया था हमारे पास, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में भी था, अब ये प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में भी है। तो इस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। कन्वेंस का मीन्स वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन या फिर मोटर व्हीकल। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कोई ट्रेन मान लीजिए दिल्ली से चेन्नई जा रही है, कोई बंदा दिल्ली में चढ़ा चेन्नई जाने के लिए, अब रास्ते में उसको मूवी देखना था तो उसने क्या किया? मूवी परचेज किया। तब इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? दिल्ली से बंदे ने चढ़ा ट्रेन में और उसको जाना है चेन्नई और रास्ते में ही कहीं उसने मूवी परचेज की, तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? दिल्ली स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमारा प्रोविजन बोलता है। प्रोविजन क्या होता है? लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। मीन्स वो बंदा दिल्ली से चेन्नई जा रहा है, दिल्ली में उसने ट्रेन पकड़ा, रास्ते में कहीं उसने मूवी परचेज कर लिया पेमेंट दे के, तो उसके लिए हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। और कन्वेंस मीन्स वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन या फिर मोटर व्हीकल। सेक्शन 12 सब सेक्शन 12 मैंने सेक्शन 12 सब सेक्शन 11 और सेक्शन 12 सब सेक्शन 14 को छोड़ा हुआ है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। सेक्शन 12 सब सेक्शन 12 क्या बोलता है? बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज। इफ एड्रेस ऑफ पर्सन अवेलेबल तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट सर्विस। एड्रेस नहीं है इन एनी अदर केस द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। एग्जाम्पल, कोई बंदा दिल्ली से जयपुर घूमने गया, जयपुर में वहाँ पर किसने एटीएम से पैसे विड्रॉ किए, तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? मान लीजिए वो एटीएम उसके बैंक का ही था, मीन्स उसका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में था और उसने वहाँ जयपुर में जो एटीएम यूज़ किया वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही था। अब उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम यूज़ किया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास उसका लोकेशन होगा, उसका एड्रेस होगा रेसिपिएंट का, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। सेकंड एग्जांपल, वही बंदा समझ लीजिए मान लीजिए दिल्ली से जयपुर घूमने के लिए गया और उसने एसबीआई का एटीएम ना यूज़ करते हुए किसी और बैंक का एटीएम कार्ड मतलब किसी और बैंक का एटीएम सर्विसेज यूज़ किया। किसी और बैंक का उसने एटीएम सर्विसेज यूज़ किया है तो किसी और बैंक के पास इसका एड्रेस थोड़ी ना होगा, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। अगर एड्रेस है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, एड्रेस नहीं है इन अदर केसेस द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। सेक्शन 12 सब सेक्शन 13 इंश्योरेंस सर्विसेज की बात की गई है। सेम रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, अनरजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। एग्जांपल, XYZ लिमिटेड कंपनी है, मुंबई में बेस्ड है, उसने अपने इन्वेंट्री का अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवा लिया। XYZ लिमिटेड कंपनी जो मुंबई में बेस्ड है उसने क्या किया? अपने स्टॉक का जो उसके गोडाउन में मुंबई में पड़ा है उसका उसने क्या कर लिया? इंश्योरेंस करवा लिया। तो इस केस में वो बंदा रजिस्टर्ड XYZ लिमिटेड कंपनी, अगर रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ सच पर्सन। अगर वो बंदा अनरजिस्टर्ड होता तो क्या हो जाता? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज ऑन रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस।
अच्छा, मैंने बोला सेक्शन 12 सब सेक्शन 11 और सेक्शन 12 सब सेक्शन 14 के प्रोविजंस में बाद में वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए थैंक यू।